तो आज का हम देख लेते हैं इकोलॉजी। इसका डायरेक्ट सोर्स क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस और सिलेबस। ठीक, इकोलॉजी का एचटेट और एचपीएससी पीजीटी इसका। ठीक, तो देखेंगे सिलेबस के पॉइंटर्स देख लेते हैं। जैसे ये एचपीएससी का है तो इकोलॉजी दिया है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स वो सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स, मेजर फिजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शोन बाय द ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल अडाप्टेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर यहाँ लिखा है ना रूल्स गवर्निंग द अडाप्टेशंस, तो इसका मतलब होता है जैसे एलेंस रूल, जॉर्डन और 7-8 के आसपास होंगे रूल्स। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, देख लेना आप। तो रूल्स का मतलब होता है जब आप सिलेबस डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो रूल्स का मतलब होता है थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी होगी। अभी तक वैसे पूछा नहीं है पर पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में मैंशनड है। आगे देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड ग्रोथ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लॉजिस्टिक कर्व्स, डार्विनियन फिटनेस, पॉपुलेशन इंटरैक्शन एंड देयर थ्योरीज, ये एचटेट का फेवरेट है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आता है। ecosystem structure and function, ecosystem productivity, standing crop, decomposition in the nature, energy flow in GFC DFC, ecological pyramids और succession of community and nutrient cycle, ecosystem services। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। बायोडाइवर्सिटी टाइप्स एंड इट्स पैटर्न्स और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके लॉस, उनके कारण क्या है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, इन्वायरमेंटल इशूज़, टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस एंड देयर इंडिकेटर्स, कॉजेज इफेक्ट्स, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डिफॉरेस्टेशन, रिकमेंडेड फॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, केस स्टडीज़ ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंजर्वेशन। ये सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, अगर आप नोटिस करोगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे जब आप एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स को आपको इन डेप्थ थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस सुपरफिशियल हर बार बने ज़रूरी नहीं है। एचटेट का सिलेबस देखेंगे लेवल 3 पीजीटी वाला, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैंशनड है, इतना। तो जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़। लेकिन अभी जब हम पीवाईक्यू देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स मेंशन्ड है एचपीएससी वाले में, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हो कि इकोसिस्टम सर्विसेज हो, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो सिर्फ ये देखकर इससे मतलब नहीं है, ये थोड़ा देख लेंगे। जैसे 2023 का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे टोटल 11 एमसीक्यूज आए थे, जिसका मतलब होता है कि वेटेज 21.6% था इस बार 2023 में। और एचटेट का देख लेंगे, यहाँ पे 2022 में 8 क्वेश्चंस आए थे, 21 में 8 थे और 2020 में 3 और 19 और 16 में 1, मतलब इतना कम क्वेश्चन बने थे। और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे 2011 में। तो इससे आपको पता चलता है कि कभी ग्राफ बिल्कुल ऐसा है कि जैसे लेट्स से ये है, पर क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा है तो आप 0 क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट करके मत जाना। तो यहाँ पे जैसे ये रहता है कि कभी 8 क्वेश्चन पूछे, फिर ये 8, फिर कभी 8, फिर उसके बाद थोड़ा सा पहले कम पूछते थे, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज का इशू काफ़ी ज़्यादा है तब से हर साल क्वेश्चंस। अभी 8 का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस, रिसेंट का है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस थे, उनमें से 11 थे, यहाँ पे 59 थे, 59 में से 8 क्वेश्चन, तो भी बहुत होता है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। एचपीएससी पीजीटी का है, रीसेंट का पेपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, सीड बैंक, ग्रुप्स, या फिर तो ग्रुप्स तो हम सब जानते हैं कि, और नेशनल पार्क, ये दोनों नहीं हो सकते, एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये इन सीटू में आते हैं। तो सीड बैंक होगा करेक्ट एग्जाम्पल और करेक्ट आंसर। और विच नेशन इज, और ये मोस्ट रिपीटेड है, इन और एक्स, इनके जो इन सीटू एक्स सीटू इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। आई गेस मैंने बनाया था वीडियो नेमोनिक्स से, किसी न किसी नेमोनिक्स से आप याद कर लो क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा नेशन है मोस्ट अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, तो आपको पता होगा कि जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस यहाँ पे बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ है।
और उसके बाद हम देख लेते हैं XC2, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो जैसे XC2 कंजर्वेशन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स, जहाँ पे ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। फिर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये XC2 का है, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारीज। कुछ एनिमल्स होते हैं दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट दैट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। कुछ रिसेंट ईयर्स में, जैसे कि डिटेल दिया हुआ है, हमारा एक ही काम होगा, वो ये है कि ढूंढ लो एग्जाम्पल्स कितने हैं। जैसे ये सीड बैंक है, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे देखेंगे तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देख लेते हैं नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, बायोरेमेडिएशन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, बायोडिग्रेडेशन, बायोफिल्ट्रेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बायो रेमेडिएशन। ये जो दिया है ना बायोमैग्निफिकेशन, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, देख लेंगे अभी। ये ईपीए है, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट कब हुआ था? 1986 में। तो अगर डब्ल्यूपीए पूछे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आई गेस 1972 था। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो मेंशन नहीं है, दोनों को आप कंपाइल करके मिल जाएगा आपको ईजिली, एक A4 शीट में लिख लेना। अब हम देख लेते हैं ये बायोमैग्निफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लिखा है कि अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ्टन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स, और वही जो है कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको क्लब करके बोला है बायो मैग्निफिकेशन। कहाँ पे? एक्वाटिक फूड चेन में। और इट रिफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। दिस हैपन्स बिकॉज एक टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड या फिर एक्सक्रीटेड, तो पास्ड ऑन टू नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ये फिनोमेना वेल नोन होता है मर्करी एंड डीडीटी फॉर। देख लेते हैं आगे। एनसीईआरटी में पिक्चर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे मुझे लगा मैंने पेस्ट किया पर नहीं है। यहाँ पे ये ईपीए, ये देखो आप, क्वेश्चन यहीं से बनाया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड इन 1986, और यहाँ पे वही चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सोर्स इसका एनसीईआरटी ही था, बस अभी तक एक ऐसा मिला जिसका एनसीईआरटी सोर्स नहीं था। द प्रोसेस व्हेन द केमिकल्स डू नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे क्या बोलेंगे? एंटीबायोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो HPSC जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इकोलॉजी में आपको इन डेप्थ कुछ टर्म जो होते हैं उनका अलग से डेफिनेशन वगैरह बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। एक ही दो है, बाकी तो एनसीईआरटी से। जैसे द डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज़ विद इन वन कम्युनिटी, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा वेग तरीके से दिया हुआ है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन और अटेम्प्टेड, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? द डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज़ विद इन वन कम्युनिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये है सोर्स, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो वहाँ पे लिखा था कि अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा मतलब विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, बीटा मतलब बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो जो हमें चाहिए था, और ये थोड़ा सा एक डायग्राम मिला था, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, तो नोटिस करोगे आप, तो एक ही सर्कल बनाया है, मतलब विद इन कम्युनिटी। और यहाँ पे ये एरो बनाया है बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, तो इसके और इसके बीच में, दो के बीच में। एक और है गामा, ये है गामा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, किसी भी अच्छे से रेफरेंस किताब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद इन कम्युनिटी अल्फ़ा, मार्च 22 सेलिब्रेटेड एज। तो कहाँ क्वेश्चन था? ये 22 मार्च, तो वर्ल्ड वाटर डे, ये सही है। और 22 मार्च को ही, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड नेचर डे होता है, कंजर्वेशन डे, वो 28 जुलाई को होता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। और उसके बाद
पॉपुलेशन डे जो होता है वो 11 जुलाई, वाटर डे जो है वो 22 मार्च। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसके साथ जाएंगे, वाटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर सिलेक्टेड स्पीशीज फीचर। तो आर सिलेक्टेड यहाँ पे था, ये हम देख लेते हैं। आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज़, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। जैसे इन्वायरमेंट क्या है, आर और के डिफरेंस, तो वेरिएबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन होता है, फेयरली कांस्टेंट होता है। मोर्टेलिटी क्या है, तो नॉन डायरेक्टेड होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप कर्व, यहाँ पे टाइप 3 होता है, टाइप 1 और 2 होता है। पॉपुलेशन साइज़ दिया है, रेट ऑफ डेवलपमेंट रैपिड होता है, यहाँ पे स्लो होता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी साइज स्मॉल है, यहाँ पे लार्ज है। रिप्रोडक्टिव इवेंट ये दिया है, सिमिलैरिटी यहाँ पे, आइटेरोपैरिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है नेक्स्ट टाइम भी। जो हमारे काम का है वो ये है कि ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। पेरेंटल केयर मिनिमल होता है और ग्रेट होता है। तो आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला है कि अर्ली रिप्रोडक्शन होता है और मेनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे बोला है फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, ठीक, डिलेड रिप्रोडक्शन। तो इससे आप लॉजिकली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर अर्ली रिप्रोडक्शन है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग है, तो पेरेंटल केयर अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए चलते हैं, आर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर क्या होगा, आर के अकॉर्डिंग ये नॉट द फीचर। तो रिप्रोड्यूस क्विकली, हाँ। लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज, हाँ। रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, हाँ। पेरेंटल होगा केयर, नहीं। तो यही करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बर्ड इंक्रीज्ड 600 से 645 एक साल में इफ़ द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 0.125। तो पर कैपिटा डेथ रेट बता दो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोई यहीं ले लेते हैं, ये है प्लेन एरिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो डेल्टा एन इक्वल्स बी माइनस डी इंटू एन। तो डेल्टा एन चेंज इन पॉपुलेशन साइज़ क्या था, वो था 645 माइनस 600, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक। 45 माइंड में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आप कॉपी पेन के साथ बैठ सकते हो, कॉपी पेन के साथ नोट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन था कि बी इक्वल्स दिया था पर कैपिटा बर्थ रेट, वो कितना था 0.125। उसके बाद हमें डेथ रेट नहीं पता, डेथ रेट हमको निकालना था ये। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एन इनिशियल पॉपुलेशन साइज़ है जो कि 600 है, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एन इक्वल्स बी माइनस डी इंटू एन, ब्रैकेट में कर देंगे बी माइनस डी। डेल्टा एन हमने कितना निकाला था, 600 माइनस 645 माइनस 600, तो 45 आया था, मतलब चेंज कितना हुआ था। उसके बाद हमने अभी देखा बी की वैल्यू 0.125 है, डी नहीं पता तो माइनस डी ऐसे लिख देंगे। एन की वैल्यू हमने अभी ऊपर देखा कि 600 है, इतना आप नोट कर लो कि मैं फिर से बोल दूँ, आप कॉपी में लिख सकते हो कि डेल्टा एन इक्वल्स बी माइनस डी इंटू एन। डेल्टा एन का मतलब होगा चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 645 माइनस 600 यानी कि 45 आएगा, वो डेल्टा एन की वैल्यू है। बी इक्वल्स पर कैपिटा बर्थ रेट यानी कि दिया हुआ है वैल्यू 0.125। डेथ रेट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, मुझे नहीं पता। अब हम सॉल्व करेंगे कि एन इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन साइज यानी कि 600। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा एन इक्वल्स बी माइनस डी इंटू एन। डेल्टा एन की वैल्यू है 45 जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। बी माइनस डी में बी की वैल्यू में पता है 0.125, माइनस डी की वैल्यू में नहीं पता, तो माइनस डी लिख के छोड़ देंगे। इंटू एन, एन की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे देखा कि 600 है, तो इंटू 600। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू 600 इधर है, ये इधर चले जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा, यानी कि आगे हम लिखेंगे कि 45 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल्स 0.125 माइनस डी। अभी तक हमें डी नहीं पता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, इतना आएगा, ठीक। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये फिर पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, ये इससे बड़ा है तो नहीं हो सकता, फिर क्या करेंगे,
फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर इधर आएगा। अब देखें सॉल्व हो रहा है, तो हाँ 300 है और ये 40 है, तो 7 यहाँ पे रख सकते हैं ना, 280 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0। तो फिर यहाँ पे पॉइंट ये 4 0 है, 40 है, 40 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। तो हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, ये है डेल्टा n इक्वल्स b माइनस डी इंटू एन। यहाँ पे 45/600 इक्वल्स 0.125 माइनस डी। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो आया 0.075 इक्वल्स 0.125 माइनस डी, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस डी है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बस यही करना है। डी इक्वल्स 0.125 माइनस 0.075, इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 550 और 5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा 0.0, यही आएगा। इसको कट कर सकते हैं, 0.05 इज़ दी करेक्ट आंसर। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 55 ये जैसे ये है 0.125 माइनस 0.075। अब यहाँ पे 050 पॉइंट ये, ठीक, ये आंसर आया। इसको इसमें ऐड करें अगर तो इतना आना चाहिए, मतलब 5 7 5 12, तो ये 1 टोटल 12 आया, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा सही है। अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन गलत था। तो अगर आपको लगता है कि आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप बता देना, एक A4 शीट में नोट करके मैं भेज दूँगी, ठीक, टेलीग्राम पे। तो अगर दिक्कत आती है तो आई होप इतना तो आप समझदार हो कि आप बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर क्या है 0.05। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टाइम इसी के पैटर्न पे आप 10-20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज। तो नंदनकानन एक बोटेनिकल गार्डन है उड़ीसा के अंदर, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद है कि काजीरंगा इन असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, या फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर में, शिवपुर कोलकाता के अंदर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सुंदरबन जो है ना वो ही करेक्ट आंसर होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो गया। आगे देखेंगे एनिमल्स विद रेंज ऑफ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ बता दो। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता कि नैरो रेंज बता दो, नैरो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक ट्रिक्स याद किया था कि स्टीनो में एन आता है, एन फॉर नैरो रेंज, तो स्टीनो कर देते हैं, स्टीनो अलाइन। अगर यहाँ पे वाइड लिखा होता तो हम यू रियलाइन कर देते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी सोर्स है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये क्या लिखा हुआ है कि अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ wide range of temperatures. They are called as eurythermal, but a vast majority of them are restricted to narrow range of temperatures that are called as स्टीनोथर्मल। तो स्टीनो में जो एन है इसको बाहर निकालेंगे, एन लिखेंगे और उसके बाद इसका मतलब नैरो होता है। तो ये ट्रिक है ताकि स्टीनो और यूरीथर्मल में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो पाए, ठीक। तो ये सोर्सेस का एनसीईआरटी था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे पिरामिड से क्वेश्चन आया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं पिरामिड जो है वो नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ अपराइट, और उसके बाद यहाँ पे कि पहला सही है। फिर उसके बाद दिया है कि पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड, अपराइट दोनों हो सकता है, सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड एंड बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज़ इन्वर्टेड, तो ये नहीं हो सकता। सी को एलिमिनेट भी कर सकते थे। अब उसके बाद बचाइए, अब यहाँ पे ए बी डी तीनों सही है, तो यहाँ पे अगर हम
ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 और 4 दोनों सही है, तो जिसने ये टिक किया उसको भी मार्क्स मिलेंगे, ये टिक किया इसको भी मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन ठीक तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहे। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन में आपको स्टार स्टार लिखा मिलेगा। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन से मान के चलना कि थोड़ा से कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे, जैसे कि ये वाला था। तो आप कॉपी में लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, जैसे कि पिरामिड ऑफ बायोमास, उसके बाद ग्रासलैंड अपराइट होता है, फॉरेस्ट अपराइट होता है, पॉन्ड इन्वर्टेड होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जो है अपराइट होगा, ओशन इन्वर्टेड होता है। आगे देखेंगे जो पिरामिड नंबर्स का होता है वो क्या होता है, वो जैसे ग्रासलैंड है तो वो अपराइट होगा, और फॉरेस्ट है तो अपराइट होगा, जो पॉन्ड है वो इनवर्टेड होगा, ट्रॉपिकल है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो अपराइट होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है रीसेंट का ही है। यहाँ पे क्या है कि द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज़ लिमिटेड टू, तो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक लिमिटेड होता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, ये सब अच्छे एग्जांपल है। 122 यहाँ पे ऑफिशियल आंसर में दिया हुआ है कि 3 to 4। उसके बाद BOD अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है ना, इसको आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार आया था PAR का फुल फॉर्म बता दो, GEAC का फुल फॉर्म बता दो, तो इससे आपको सतर्क रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इसका भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा आ सकता है कि बायोमैग्नीफिकेशन ऐसे करके, तो याद रखना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, वेस्ट वाटर इज डिटरमिन्ड बाय, SCERT में दिया होगा, वेस्ट वाटर इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, टोटल ऑर्गेनिक नहीं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रेशियो नहीं, ये ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में भी B दिया हुआ है। सोर्स NCERT है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो रेडिली डिकम्पोज करता है थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एज सबस्ट्रेट, हैंस यूटिलाइज करते हैं उनके कुछ सीवेज के कंपोनेंट्स को। सो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग BOD, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद यहाँ पे उसका थोड़ा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तो जो आपके काम का था वो ये कि क्या इसका सोर्स NCERT है, तो हाँ इसका सोर्स NCERT है। उसके बाद आगे डिटेल में काफ़ी दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे कमी हो जाती है। जैसे मान लो ये पॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे अलगल ब्लूम आपने सुना होगा ना, तो जैसे एक हरी हरी एक पूरी चादर की जैसे एक परत है ऊपर, उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे आसपास वो आते हैं, बर्ड्स आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, और उसके बाद जो है वो मछलियाँ अंदर मरने लग जाती हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से, और साथ में ये जो पानी पीने आते हैं ये भी क्योंकि थोड़ा सा ये बेकार हुआ रहता है तो इनकी भी डेथ हो सकती है, कई बार हो भी जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखिए कि दे कंज्यूम रिसीविंग they consume a lot of oxygen and as a result there is a sharp decline in the DO dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी कॉज होती है अलग अलग फिशेस की और जो बर्ड्स आते हैं पानी पीने उनको। तो हमारा ये काम हो गया ऑक्सीजन कंजम्पशन। इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज़ अब्रीविएशन फॉर, तो जब हम बायोटेक की एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे HPSC में आया था GEAC का फुल फॉर्म बता दो। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में TGT PGT वाले में पूछा जा चुका है। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे PAR आया है, PAR इज़ दी, तो जब आप NCERT किताब पढ़ रहे हो तो साथ में जहाँ कहीं आपको लगे कि यहाँ पे ये एब्रिविएशन टर्म आया है तो वहाँ पे आप अलग से एक नोट बना सकते हो सारे चैप्टर्स में जहाँ कहीं कुछ मिले उनको। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रोडक्टिविटी एक्टिवेशन रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रिस्पॉन्स और प्रोड्यूसर एक्टिवेशन रिस्पॉन्स। तो इसका क्या आंसर होगा? तो ये रहा हमारा NCERT सोर्स, और ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ढूंढ लो, फोटोसिंथेटिकली प्रोड्यूसर गया, रिस्पॉन्स गया, प्रोडक्टिविटी गया, तो एलिमिनेट भी कर सकते थे कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक, अब ये जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि HPSC वाले सिलेबस में दिया हुआ है पर पूछा
एच स्टेट में बहुत ज़्यादा बार जाता है, जो कि स्पीशीज़ इंटरेक्शन है। तो कॉमेंसलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी प्लस एक लैंग्वेज होता है, तो प्लस ज़ीरो करके याद कर लो। तो प्लस मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट, एक अनअफेक्टेड है, तो प्लस ज़ीरो देख लो। प्लस माइनस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रेडिएशन हो सकता है, मतलब कि हिरन है और लायन है, तो या फिर पैरासिटिक हो सकता है। माइनस और ये अमेंसलिज्म हो जाएगा, और प्लस प्लस का मतलब म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, माइनस माइनस का मतलब कंपटीशन हो जाएगा, प्लस जीरो का मतलब कॉमेंसलिज्म हो जाएगा। तो 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे वही टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही सोर्स है। ये हम देखेंगे स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन। तो प्लस प्लस का मतलब म्यूचुअलिज्म हो गया, माइनस माइनस का मतलब कॉम्पिटिशन हो गया, प्लस माइनस का मतलब प्रेडिएशन हो गया, प्लस माइनस का मतलब पैरासिटिज्म हो गया, प्लस जीरो का मतलब कॉमेंसलिज्म हो गया, माइनस जीरो का मतलब अमेंसलिज्म हो गया। जीरो का मतलब अनअफेक्टेड है, माइनस का मतलब लॉस में है, प्लस का मतलब बेनिफिट है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रीसेंट का ही है कि विच, दिख रहा हो तो ठीक है, जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट को सर्कल बनाएंगे, एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो एज पिरामिड, स्पीशीज़ इंटरेक्शन, सेक्स रेशियो, नेटेलिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पे आप पढ़ो, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ो, पॉपुलेशन हैव सर्टन एट्रीब्यूट्स, लास्ट की 2 लाइन देखो, पॉपुलेशन हैव सर्टन एट्रीब्यूट्स दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट। वो क्या है, बर्थ रेट। यही दिक्कत है एनसीईआरटी की, जैसे ना लच्छेदार पराठा होता है ना, मतलब बिल्कुल लपेट देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत वीक लैंग्वेज में चीज़ें लिखी जाती है। डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ पे कि पॉपुलेशन हैव, लेट्स से पॉपुलेशन हैव सर्टन एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है कि दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि इसका मतलब होगा या नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कि वेग लैंग्वेज में लिखना। तो ये तरीका सही नहीं है। अब ये बोल सकते हैं कि टीचर्स के लिए लिखा गया है तो वो ही आए और रेफरेंस बुक के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो वो एक उनका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो किताब स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, तो बेहतर होगा कि अगर स्टूडेंट सेंट्रिक किताबें लिखी जाएं, ताकि उनको ऐसे कोई दिक्कत ना हो कि वीक लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर अल्फ़ा लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, तो आगे अगर ब्रैकेट में, जैसे मैंने आपको भी ऊपर दिखाया था रेफरेंस मटेरियल में, विद इन कम्युनिटी अगर लिख देते हैं तो फिर बच्चों का ही फ़ायदा होगा, ना कि टीचर्स का। क्योंकि टीचर्स का क्या है, वो 4-5 किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ से क्लब करके ला के इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को अवेलेबल करा देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट है उसके हाथ में 2 ही किताबें हैं, क्लास 11th, क्लास 12th एनसीईआरटी, और बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर बीएससी के नोट्स हो जाएंगे, इससे आगे वो नहीं जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एनसीईआरटी लिखा जाता है उसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखा जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, और साथ में ये है एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो एज पिरामिड था, सेक्स रेशियो था, नेटेलिटी था, स्पीशीज़ इंटरेक्शन का कहीं जिक्र नहीं था, तो यही है जो नहीं है। आगे है कि द रिवर पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो पॉल रिवेट या फिर फरमान शैंकलिन या फिर पॉपर या फिर पॉल एहरलिक। तो यही 4th वाला करेक्ट आंसर है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये है एनसीईआरटी का, देखेंगे यहाँ पे, देर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नाइव क्वेश्चंस बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक। In an airplane ecosystem, all the parts are joined together using thousands of rivets species. फिर उसके बाद जो है वो every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home. ये चीज़ ना, जैसे जो एक चैनल है बेस्ट फॉर नीट, टाइप करना आप इकोलॉजी करके, वहाँ पे आ जाएगा, एनिमेटेड तरीके से आपको दिखाया हुआ है, वहाँ पे देख लेना। तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग, लेकिन धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवेट्स को रिमूव किया जाने लगेगा तो फिर प्लेन धीरे धीरे करके वो डेंजरस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो ये है इकोसिस्टम, यहाँ से एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो यहाँ पे है वो अपना दूसरे जो हैं वो अपना जी खा रहे हैं कैसे भी करके। फिर उसके बाद एक और स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई, तभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे। लेकिन अगर मान लो कि एक दिन में 1000 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, यही होगा कि अगर आपने 2023 का टेम्परेचर देखा हो तो बहुत सारी जगह पे 52 डिग्री पार चला गया था, तो उसका डायरेक्ट
असर हमारे ऊपर दिखने लगेगा। तो अभी तक क्या था, दबे छुपे में 1000 स्पीशीज़ पर डे एक्सटिंक्ट हो रही थी। हमें लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, हमारे जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन, मतलब कि हमारे जो काम है जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है, तो वो चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, थीसिस का मतलब क्या था, ये है रिवेट पॉपर थीसिस गिवन बाय इकोलॉजिस्ट पॉल। ठीक, एनसीईआरटी सोर्स था। आगे हम देखेंगे कि द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट जोहानिसबर्ग, क्योटो, रियो डी जेनेरियो या फिर कोपेनहेगन। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी कोई भी बाउंड्री नहीं जानती, पॉलिटिकल बाउंड्री, और इसका कंजर्वेशन करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी के सभी देश को। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट, अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में था अर्थ समिट 1992 में, कि सभी लोग आओ और हम लोग, जैसे आपने सुना होगा बोलते हैं सेव अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ पहले भी थी, आगे भी रहेगी। बोलना चाहिए सेव ह्यूमंस, क्योंकि अर्थ का क्या है, लेट्स से 100 स्पीशीज़ हैं और टेम्परेचर चेंज हो गया, अब टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा है, तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ और स्पीशीज़ हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो कॉकरोच हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और कुछ और एनिमल्स है वो सर्वाइव कर लेंगे। ठीक, तो सेव अर्थ के बजाय बोलना चाहिए कि सेव ह्यूमंस। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में और बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो कुछ एनिमल्स और कुछ ह्यूमंस, इनके ऊपर ख़तरा ज़्यादा है। अर्थ को क्या खाक हम लोग सेव कर पाएंगे? अर्थ बहुत, जैसे यूनिवर्स, अर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अलग चीज़ें है, बहुत बड़ी चीज़ें है, पहले भी थी आगे भी रहेंगी, तो ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला सही है, कोपेनहेगन नहीं, क्या था, जोहानिसबर्ग। ये देखिए, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सोर्स क्या था? एनसीईआरटी। आगे देखेंगे, द रेसिपिएंट, मतलब जिनको अवार्ड मिलता है उनको रेसिपिएंट बोलते हैं, ऑफ द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो रागिनी शाह, गंगाराम बिश्नोई, राजेंद्र सिंह या फिर गौरी, कौन सही है? तो यहाँ पे गंगाराम बिश्नोई है। और क्वेश्चन कौन सा है? 100। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है कि ये देखिए, क्वेश्चन जो बनाते हैं 99 में स्टार बना दिया है, 101 में 2 और 4 कर दिया है, तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। तो ऐसे ही आपको 3-4 क्वेश्चन मान के चलना होगा। ठीक, अब यहाँ पे 100 वाला था तो उसका बोला है कि सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, तो सेकंड वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं इस क्वेश्चन का। अमृता, ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, ताकि किस लिए? क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज लेके आए वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके लिए। फिर उसके बाद इनमें लिखा गया कि चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालय में स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में? 1974 में। लोकल वुमेन ने मतलब ब्रेवरी दिखाई कि कैसे हम पेड़ को गले लगाएंगे और हम काटने नहीं देंगे। ठीक है, फिर ये एक फैक्चुअल डेटा है कि 1980s में कॉन्सेप्ट आया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। और एक चीज़ यहाँ पे JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ से भी वो एब्रीविएशन वाला क्वेश्चन था ना, जैसे PAR, GEAC, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए और HPSC के 3 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख लो कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड तो लिखा है, लेकिन रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट तो नहीं लिखा ना, तो इसके लिए आपको कोई रेफरेंस मटेरियल देखना होगा। आगे देखेंगे, PAR रेंज इज़, तो PAR पहले भी आ चुका था, तो अगर PYQ कर रहे हैं तो ये चीज़ फ़ायदा है कि PAR चीज़ क्या है ये थोड़ा हम देख लें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे 200 to 800 nm, 400 to 700 nm, 400 to 700 μm, 200 to 800 μm। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होता है 4 to 700 nm, और ये 104 का सेकंड होगा। ये ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, ये हम देख लेंगे। ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये है
400 nm, ये है 700 nm। इसके बीच में आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल में दिया हुआ है, देख लेना थोड़ा सा। ये है नॉट इनफ इन NCERT इकोलॉजी पार्ट वाले में। अगर प्लांट फिजियोलॉजी में दिया हो तो अच्छी बात है, सिर्फ इकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे PAR तो लिखा है, आगे लिख सकते थे ना ब्रैकेट में कि 7 से ये 4 से लेके 700 nm के आसपास होता है, पर लिखा नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि ये 2021 का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न विथ, तो वो मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और हाँ, अगर आपसे पूछे कि SDG एजेंडा जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो कब तक के लिए रखा गया है, तो बाय 2030, जिसको नीति आयोग भी हमारे यहाँ पे फॉलो करता है। तो अगर ये फैक्चुअल डेटा है, अगर पूछे तो माइंड में आप रखना, क्योंकि बार बार ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया ना, तो जैसे PAR पूछा हुआ था तो फिर उसका एब्रिविएशन पूछ लिया, वैसे SD पूछा है तो SDG पूछने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर ये हम नहीं बोल सकते कि NCERT में नहीं दिया हो, क्योंकि NCERT के बाहर से भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये प्रोटोकॉल दिया है, यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड है, ये ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, 4th वाला करेक्ट आंसर है। तो सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, सोर्स क्या है, NCERT ही सोर्स है। देखिए, रिकॉग्नाइजिंग द डेलेटेरियस अफेक्ट्स, मतलब कि बुरा असर ऑफ दी ओजोन डिप्लेशन, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है, 1987 में इफेक्टिव हुआ था, 1989 में, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बाद में बहुत सारे एफर्ट्स वगैरह लाए गए कि कम किया जाए, रोड मैप वगैरह तैयार किया गया, जैसे होता है, बातें बहुत सारी होती हैं कि रिड्यूस करो CFC का एमिशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सर्कल बनाएंगे, अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम्स, टेरेसिंग, विंड ब्रेक्स, झूम कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो अगर आपने वो जो 6, 7, 8, 9 ठीक तरीके से पढ़ा होगा साइंस या फिर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों में ही कवर किया हुआ है, लेकिन अभी हम अगर देखें तो सॉइल बायोलॉजी का पार्ट है ये, तो सॉइल को थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो झूम कल्टीवेशन आपको पता होगा, ये सही नहीं है मेथड, सॉइल कंजर्वेशन के लिए नहीं है। ये क्या है, इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो सिंपल डेफिनेशन पूछा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीशीज़। ओनली वगैरह थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल एक स्पीशीज़ रहे और उसको हम इकोलॉजी बोल डालें। इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीशीज इज हेल्ड बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस। अल्टीमेट जैसा कुछ नहीं है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रॉफिक पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सब वेग दिया था, वही एक पहला है जो ठीक तरीके से दिया हुआ था, ये है इसका ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आगे हम देख लेंगे, बोला है कि द नंबर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज एज डिफाइंड इन द MEA 2005। चौंकिएगा मत अगर एब्रीविएशन में MEA का फुल फॉर्म पूछे, क्योंकि PAR का पूछ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये NCERT में भी नहीं दिया हुआ है। तो MEA 2005, यहाँ पे टोटल कितने कैटेगरीज होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ये 144 का ऑफिशियल आंसर की है, उसके हिसाब से सही है, NCERT में ठीक से नहीं दिया हुआ है। थोड़ा हम देख लेंगे क्या है वो 4। ये है वन ऑफ द पर्सपेक्टिव हाउ टू अप्रोच इकोसिस्टम सर्विसेज क्लासिफिकेशन कैन बी रेजिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी अबाउट डिफरेंट बेनिफिट्स व्हाट ह्यूमंस कैन गेन फ्रॉम इकोसिस्टम। क्या उनको मिल सकता है, कि जब तक देखिए इंसानों को हम गिनाएंगे नहीं कि फ़ायदा क्या है, तब तक इंसान नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे एक अप्रोच है कि MA क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया, कि प्रपोज कर रहे थे 4 मेन इकोसिस्टम कैटेगरीज। पहला क्या है, प्रोविजनिंग सर्विसेज, यानी कि फूड, मटेरियल्स, एनर्जी जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, दोज दैट कवर द वे इकोसिस्टम रेगुलेट अदर इन्वायरमेंटल मीडिया। तीसरा है कल्चरल सर्विसेज, कि कल्चरल स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द पीपल। चौथा क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज, ये है कि मतलब इकोसिस्टम प्रोसेस और फंक्शंस जो कि अंडरपिन करते हैं बाकी 3। तो एग्जांपल ऑफ द सर्विसेज 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, अब ये है इकोसिस्टम सर्विसेज, इन्हीं को यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, थोड़ा हम देखें, जैसे ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं तो ये क्लब करके लिखा हुआ, पढ़ लेना। ठीक ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3, 4। ठीक, तो थोड़ा सा आप देख लेना।
ये हमने देख लिया। द नंबर ऑफ कैटेगरीज कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, यहाँ पे थियरी के पार्ट में लिखा हुआ है, टेबल बना के लिखा हुआ है। जो आपको ठीक लगे आप, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। और वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था मैंने MEA के। यहाँ पे देखेंगे MEA का फुल फॉर्म क्या है, रिफर्स टू मीडिया इकोलॉजी एसोसिएशन या फिर मिलेनियम इकोसिस्टम, यहाँ पे T होगा, एडिट करना पड़ेगा, असेसमेंट, ठीक। तो ये दोनों ही एब्रिविएशन ठीक हैं। तो अगर पूछे कि MEA का फुल फॉर्म बता दो तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, बहुत ही कम बचा है आई गेस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रेडेटर्स जो मेंटेन करते हैं डाइवर्सिटी को, हाँ करते हैं, करेक्ट बोला है। लिमिटेड रिसोर्सेज सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होता है। अगर लेट्स से 100 लोग हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, और यहाँ पे 10 यूनिट ही है रिसोर्सेज, तो ये लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे और कुछ लोग आएंगे और इसको ले लेंगे और कुछ लोग भूखों मर जाएंगे, ठीक। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन, ये वाला मतलब ऑप्शन गलत है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल थी। जहाँ कहीं ऑल ओनली लिखा है ना, तो वो अक्सर गलत ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलत होगा, पर बोला एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे ऑल द प्लांट्स शो सी डोमेंसी, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। स्पीशीज़ दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो जो ये है, जैसे होता है ना कि लाइकेन, मॉसेस, हर्ब, श्रब, ट्रीज, तो जो सबसे लास्ट में वो पेड़ होते हैं ना, वही क्लाइमेक्स में रहते हैं। तो जो इन्वेड करते हैं, स्पीशीज़ दैट इन्वेड बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो ये तो हर तरीके से गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला एलिमिनेट भी कर सकते थे, ऑफिशियल आंसर के में भी पहला दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आई गेस कि अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का DFC के लिए, डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, डेड वुड, सन या फिर सॉइल। तो सन होता है, NCERT में दिया हुआ है कि सोर्स मतलब एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज़ दी ओनली, यहाँ पे ओनली। तो अगर मान लो लिखा है कि सन इज़ दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, ये भी तो एक्सट्रीम है, लेकिन ये सही है। तो यहाँ पे वही दिया है। और ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ PAR होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये फिक्स करते हैं सन की रेडिएंट एनर्जी को, ताकि ये खाना बना सके फ्रॉम टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इतना लिखा हुआ है NCERT में। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक्सेप्शन बहुत बार पूछता है, तो आप माइंड में रखना कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे सन ही है अकेला सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बोला है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर DFC इज ग्रीन प्लांट्स, डेड वुड, सॉयल या फिर सन। अगला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बता दो। तो नीलगिरी है ओल्डेस्ट, फैक्चुअल डेटा था ये। अगेन स्पीशीज़ इंटरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, कहाँ पूछा है, 2020 में पूछा है। तो यहाँ पे ये है प्रेडिएशन, तो प्लस माइनस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, लायन डियर की बात हो जाएगी। पैरासिटिज्म प्लस माइनस होना चाहिए। अमेंसलिज्म ठीक है, -0। कॉमेंसलिज्म +0। और सिम्बायोसिस, तो यहाँ पे बोलते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट पूछा है तो 3 के साथ जाएंगे। अमेंसलिज्म -0, ये है हमारा टेबल। सीधे देखेंगे अमेंसलिज्म कहाँ है, -0। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। ऑलरेडी 40 मिनट आई गेस हो गए हैं। बाकी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कब का है, 2020 का। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो करेक्ट को सर्कल बनाएंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल और कंट्री, तो थाइलेसिन अफ्रीका, क्वेगा मॉरिशस, डोडो ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीका और रशिया। ये तीनों गलत है। गलत क्यों है, NCERT में सोर्स दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल है रीसेंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के, इंक्लूडिंग डोडो मॉरिशस का है, क्वेगा अफ्रीका का है, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया का है, स्टीलर सीका और रशिया का है। तो अब मिला लेंगे। देखिए जो थाइलेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया का है, जो क्वेगा है ये अफ्रीका का है, जो डोडो है वो मॉरिशस का है, और ये तो ये आप एक ऐसे टेबल बनाओगे, इधर एक्सटिंक्ट एनिमल, इधर कंट्री, और ये जो NCERT में दिया हुआ है यहाँ से ये कुछ एग्जांपल्स, ये जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं टेबल के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या हुआ, करेक्ट आंसर D वाला करेक्ट आंसर। क्यों है वो हमने देख लिया।
सोर्स कोई बाहर नहीं है, एनसीईआरटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सर्कल बनाएंगे, गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, तो सल्फर ही नहीं है, बाकी है PNC माने कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। 2018 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे ग्राफ रहता है, ऐसे। तो अगर आपने लेट से एक साल देखा कि 1-2 क्वेश्चन आए, फिर देखा, अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-2 क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये जो है कुछ क्वेश्चन आए, कभी कभी 8-10 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी 0 क्वेश्चन आए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2018 बहुत पीछे की बात नहीं है, रिसेंट की बात है, पर ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़ोर पे है। DU देख लेते हैं, डॉप्सन यूनिट मेजर्स वेवलेंथ ऑफ UV रेडिएशंस नहीं, सैलिनिटी ऑफ सॉइल नियर सी शोर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय थाइमस ग्लैंड्स नहीं। डॉप्सन यूनिट मेजर करता है थिकनेस क्या है, डेंसिटी ऑफ ओजोन की एक कॉलम ऑफ एयर में फ्रॉम गार्ड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एज इट इज़ NCERT से लिया है ये NCERT। ये हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर। ये देखिए, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्लास 11th में कि बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर दैट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक गुड ओजोन भी होता है, ये ओजोन पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक्ट करता है एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग UV रेडिएशंस फ्रॉम द सन। UV रेज हाईली इंजूरियस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सिंस DNA और प्रोटीन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिफरेबली एब्जॉर्ब UV रेज। इसका हाई एनर्जी ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड को विद इन दीज मॉलिक्यूल्स। तो थिकनेस जो ओजोन का है एक कॉलम ऑफ एयर में फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ DU, डॉप्सन यूनिट। तो ये भी एक एब्रिवेशन बन सकता है, DU मतलब डॉप्सन्स यूनिट। ये देखिए, जो एज इट इज़ थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड, और ये लाइन। तो NCERT की लाइंस अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी लाइन कॉपी किया है। आगे देखेंगे, कौन सा पोल्यूटेंट है एग्जिबिट करता है बायो मैग्निफिकेशन इन फूड चेन, तो SO2, पैन, CO या फिर DDT। तो DDT ही होता है, ये देख लेंगे, यही ये दिखाया हुआ है। और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ऑफ्टन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स, कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही दिया हुआ है कि मर्करी और DDT, बायो मैग्निफिकेशन मर्करी और DDT, ठीक। और जैसे कि होता है, इसका जो फुल फॉर्म है आप नोट कर सकते हो DDT का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। जब भी ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि इसको मीथेन बना देते हैं, ऐसा नहीं है। आई रिपीट, DDT मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो आप लिख सकते हो। बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे PAN को फुल फॉर्म नोट कर सकते हो, पेरोक्सी एसिटिल और नाइट्रेट, ठीक, नाइट्रेट। तो ये हमारा हो गया PAN का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर यहाँ पे DDT है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पहले से ही मार्क्ड है। देख लेंगे कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, डेजर्ट, ओशन, फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड। तो आपको पता होगा कि ओशन ही अकेला है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और बाकी सबको चेंज किया जा सकता है, बाकी सब लगभग चेंज हो ही चुका है। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हम सब जानते हैं। डेजर्ट, अगर आप न्यूज़ थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि आजकल डेजर्ट की हालत ख़राब हो रही है, ठीक। कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कहीं पे सहारा में तो आई गेस पहले से ग्रीनरी वगैरह आ रही है, ठीक। तो जो पहले था वही फिर से बनने जा रहा है। फिर ग्रासलैंड, तो हम देख ही रहे हैं क्या हालत हो रखा है। तो यहाँ पे ओशन है, उसमें भी चेंजेस आए हैं, पर मोस्ट स्टेबल अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो फिर B आंसर है। स्टोर्ड फूड ऑफ ग्रीन प्लांट्स, वो स्टार्च होता है, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी सब नहीं होगा। सेलुलोज, ग्लाइकोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा और सेलुलोज भी नहीं होगा। लास्ट है, आगे इसकी भी NCERT में नहीं दिया हुआ, देखा नहीं मैंने। 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी वॉज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ। तो जब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा उसको देख लेंगे इन डेप्थ। मिथिल आइसोसाइनेट, मिथाइल जैसे आप पढ़ सकते हो। सोडियम कार्बोनेट तो हो ही नहीं सकता, पोटेशियम आइसोसाइनेट नहीं होगा, सोडियम डाइऑक्साइड नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि मिथिल आइसोसाइनाइड,
ये अलग है, साइनाइड अलग है, साइनेट अलग है, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक, और ये ईयर याद रखेंगे 1984। तो हमारा इकोलॉजी का HPSC और HTET दोनों का ही PYQ एनालिसिस, सोर्स, सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए कम्युनिटी पोस्ट में आप देख लेना, प्लस HTET PGT का PYQ मैंने सॉल्व किया, प्लेलिस्ट बनाया अलग से, तो आप देख लेना, प्लस बुक लिस्ट क्या हो सकता है और ओवरऑल कितना वेटेज हो सकता है इस पे भी, और आई गेस फिजियोलॉजी था, कोई टॉपिक था, उस पर मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो नेक्स्ट रहेगा बायोटेक। सो थैंक यू।